गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू एम एस टीचर अकेडमी। सो हम यहाँ पर बिज़नेस स्टडीज़ के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट केस स्टडीज़ हैं उनको हम डिस्कस कर रहे थे, और इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने इसमें क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। तो अब इसके आगे अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज़ पवन इज़ वर्किंग एज ए प्रोडक्शन मैनेजर इन CFL लिमिटेड मैन्युफैक्चर CFL बल्ब्स। पवन एक प्रोडक्शन मैनेजर है जो CFL लिमिटेड में जो CFL बल्ब्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, वहाँ पर वो प्रोडक्शन मैनेजर है। देयर इज़ नो क्लास कन्फ्लिक्ट बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। क्लास कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि जो बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजर, इसका मतलब होता है कि हमारे जो वर्कर्स और मैनेजमेंट है वो उनके बीच में कोई झगड़ा वगैरह कुछ नहीं होता, अच्छे से काम चल रहा है। द वर्किंग कंडीशन आर वेरी गुड। वर्किंग कंडीशन, वहाँ पर वर्क करने के लिए वर्किंग कंडीशन भी अच्छी है। द कंपनी इज़ अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट्स। कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रही है। एज ए पॉलिसी द मैनेजमेंट शेयरिंग द प्रॉफिट अर्न विद द वर्कर्स बिकॉज दे बिलीव इन द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़। जो भी प्रॉफिट अर्न होता है मैनेजमेंट उनको अपने वर्कर्स के साथ शेयर करती है, क्योंकि मैनेजमेंट चाहती है कि वर्कर्स की प्रॉस्पेरिटी भी हो, यानी कि वर्कर्स के पास पैसा है, वो लोग अच्छे पैसा कमाएं। ठीक है, तो एक तो ये वर्ड प्रॉस्पेरिटी यहाँ पर इम्पोर्टेंट वर्ड है। और कौन सा यहाँ पर इम्पोर्टेंट की हो सकता है वो हम देखते हैं इसमें। यहाँ पर देखिए, द कंपनी इज़ अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट एज ए पॉलिसी द मैनेजमेंट शेयरिंग, एक ये आपका इम्पोर्टेंट यहाँ पर वर्ड है। तो आपको कीवर्ड्स इस तरह से पता करने पड़ेंगे कि इसमें कौन कौन से कीवर्ड्स आपके इम्पोर्टेंट है, वो आपको पता लग जाएंगे। जैसे जैसे आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। और इसको एक एज ए स्टोरी आपको पढ़ना है, कोई भी बोधरेशन के साथ इसको नहीं पढ़ना है कि क्या है ये, अपने प्रैक्टिकल लाइफ से इसको कनेक्ट करके आपको पढ़ना है। बस थोड़े से कंसेप्ट है इसमें, वो समझना है कि कौन सा इसमें कंसेप्ट लग रहा है, वो आपको बता देना है। तो यहाँ पर एक तो जो मैनेजमेंट है वो अपने प्रॉफिट को शेयर करती है और वो ह्यूज प्रॉफिट कमाती है, इसलिए वो शेयर कर रही है, और वो चाहती है कि हमारे जो वर्कर्स हो वो प्रॉस्परस हो। तो क्वेश्चन में बोला है इन्होंने, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिस्क्राइब्ड इन द अबव पैराग्राफ, कि इस पैराग्राफ में कौन सा प्रिंसिपल डिस्क्राइब किया गया है। तो कौन सा प्रिंसिपल डिस्क्राइब किया गया है तो वो बताना है। आइडेंटिफाई एनी टू वैल्यूज़ विच द कंपनी वांट्स टू कम्युनिकेट टू सोसाइटी। आपको टू वैल्यूज़ को डिस्कस करना है जो कि कंपनी अपनी सोसाइटी को बताना चाहती है। तो सबसे पहले हम इसी वाले को देख लेते हैं, सेकंड वाले को, कि कौन कौन सी वो टू वैल्यूज़ हो सकती है। तो जो मैंने आपको ये इम्पोर्टेंट लगवाया है यही है टू वैल्यूज़, शेयरिंग एंड प्रॉस्पेरिटी। शेयरिंग एंड प्रॉस्पेरिटीज़, यही इनकी टू वैल्यूज़ है कि कंपनी क्या कर रही है, क्या अच्छा काम कर रही है, वही टू वैल्यूज़ में आपको लिखना होता है। क्या क्या अच्छा काम कर रही है कंपनी, एक तो शेयरिंग कर रही है, एक तो कंपनी शेयरिंग कर रही है, और प्रॉस्पेरिटी प्रॉस्पेरिटी है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये जो इसका फर्स्ट पॉइंट था, अब इसको देखते हैं। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिस्क्राइब इन द अबव पैराग्राफ। इसमें कौन सा प्रिंसिपल आपका लग रहा है आपको वो बताना है इसमें। तो इसमें आपका कौन सा प्रिंसिपल लग रहा है, इसमें आपका जो प्रिंसिपल लगता है वो लगता है आपका, इसमें जो प्रिंसिपल लगेगा, हार्मोनी हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, जहाँ पर हार्मनी का मीनिंग क्या होता है, हार्मनी का मीनिंग होता है, थोड़ा सा इसको मैं सही से लिख देता हूँ ताकि आपको स्पेलिंग भी इसकी अच्छे से दिख जाए। HARMONY, हार्मनी। हार्मनी का मीनिंग होता है कि सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन को बैठा कर रखना, अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट अपनी कंपनी को देना, उसको बोलते हैं हम हार्मनी। और डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कि आपकी कंपनी में आप कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं, कोई भी भेदभाव आप अपनी कंपनी में नहीं कर रहे हैं। नो डिस्क्रिमिनेशन, आप अपने सभी वर्कर्स के साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं, और ना उनके, जैसे कि कुछ मैनेजमेंट होती है कंपनी में
जो कि ऐसे वर्कर्स को रखती है कि जो औरों की बातें उनको बताते हैं कि वो उनके पीठ पीछे मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। तो इस तरह की मतलब फूट वाला काम नहीं करती। तो ये होती है डिस्कॉर्ड। तो यहाँ पर जो कंपनी प्रिंसिपल फॉलो कर रही है वो कर रही है हारमनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये जो प्रिंसिपल है टेलर ने दिया था। ये जो प्रिंसिपल है ये टेलर का प्रिंसिपल है, ये उसने दिया था। ठीक है, कि इसमें क्या होता है कि मैनेजमेंट क्या करती है, कोऑर्डिनेशन को बिठा कर रखती है और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी कंपनी में इस तरह की डिस्कॉर्ड नहीं करती है। तो ये इजी क्वेश्चन था काफ़ी। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वोल्टेक लिमिटेड वोल्टेक इंडिया लिमिटेड इज़ मैन्युफैक्चरिंग एलईडी बल्ब टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। वोल्टेक लिमिटेड एलईडी बल्ब को मैन्युफैक्चर करती है ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सके। हाउएवर इट इज़ रनिंग अंडर हैवी लॉसेस। अभी क्या है, वो लॉस में चल रही है। टू रिवाइव फ्रॉम द लॉसेस द मैनेजमेंट शिफ्ट द यूनिट टू ए बैकवर्ड एरिया। लॉस कम हो इसलिए कंपनी ने अपनी यूनिट को, अपने प्रोडक्शन प्लांट को एक बैकवर्ड एरिया में शिफ्ट कर दिया है ताकि वहाँ पर हम जो लेबर मिलती है वहाँ पर थोड़े चीप रेट पर मिल जाती है। तो लेबर की कॉस्ट कंपनी चाहती है कि वो हम थोड़ी सी सेव कर ले। द मैनेजमेंट ऑल्सो आस्क द वर्कर टू वर्क ओवर टाइम विदाउट एनी एडिशनल पेमेंट एंड प्रोमिस टू इंक्रीज द वेजेस ऑफ द वर्कर आफ्टर अचीविंग इट्स मिशन। मैनेजमेंट ने अपने वर्कर्स को क्या बोला है कि आप हमारे कंपनी में ओवर टाइम करो, हम आपको कोई भी जो एडिशनल पेमेंट है उसके लिए नहीं, वो हम आपको नहीं देंगे, पर आप हमारी कंपनी में ओवर टाइम करो, पर एडिशनल कोई भी पेमेंट इसके लिए आपको नहीं मिलेगी। बट उन्होंने क्या किया है, मैनेजमेंट ने प्रॉमिस किया है वर्कर को कि टू इंक्रीज़ द वेजेस ऑफ द वर्कर आफ्टर अचीविंग इट्स मिशन। जो इनका मिशन है, मान लो ये इनका मिशन है कि हम 10,000 प्रोडक्शन करें। मान लो ये पेन बनाती है, जो कंपनी है, पेन क्या है ये तो यहाँ पे इन्होंने दिया है, एलईडी बल्ब बनाती है। ये कंपनी एलईडी बल्ब बनाती है। मान लो ये चाहते हैं कि हम 10,000 या फिर मान लेते हैं 1 लाख एलईडी बल्ब का मैन्युफैक्चरिंग हम करें विद इन 1 वीक। तो कंपनी ने ये प्रॉमिस किया है अपने वर्कर्स को कि जब अगर हमारा 1 वीक में 1 लाख एलईडी बल्ब बन जाते हैं तो हम आपकी जो वेजेस है उसको इंक्रीज़ कर देंगे, पर हम कोई भी आपको एडिशनल पेमेंट नहीं देंगे, आपके हम थोड़ी सी सैलरी बढ़ा देंगे, बट आपको कोई भी एडिशनल पेमेंट, एडिशनल काम करने के लिए आपको नहीं मिलेगी। विद इन अ शॉर्ट पीरियड द कंपनी स्टार्टेड अर्निंग प्रॉफिट। Within a short period, company start earning profit because both the management and worker honor their commitment. कंपनी कुछ टाइम बाद ही प्रॉफिट में आ गई, अर्निंग प्रॉफिट बिकॉज बोथ द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स ऑनर देयर कमिटमेंट। क्योंकि मैनेजमेंट और वर्कर दोनों ने अपना कमिटमेंट पूरा किया था। वर्कर्स ने भी कहा था कि चलो ठीक है, आप हमारे पैसे हमें ओवर टाइम मत देना, जब भी आप जैसे कि हमारे एलईडी बल्ब है उनका मिशन पूरा हो जाए कि हमने सपोज़ किया हुआ है कि 1 लाख यूनिट बन जाए इनकी, तो आप हमारी वेजेस इंक्रीज़ कर देना। तो इन्होंने इस वादे को पूरा भी कर दिया और मैनेजमेंट ने भी इनकी सैलरी इंक्रीज़ कर दी जैसा मैनेजमेंट ने बोला था। तो अब क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिस्क्राइब द अबव पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो अभी आप ये सोचिए कि इसमें कौन सा अपना आंसर तैयार रखिए कि कौन सा इसमें प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है। तब तक मैं आपको ये वाला सेकंड वाला पॉइंट का आंसर लिखाता हूँ। आइडेंटिफाई यानी टू वैल्यूज़ दैट द कंपनी वांट्स टू कम्युनिकेट टू सोसाइटी। कंपनी सोसाइटी को कौन सी 2 वैल्यूज़ को कम्युनिकेट करना चाहती है। तो कौन कौन सी वो 2 वैल्यूज़ होंगी कि एक तो वर्कर्स ने मैनेजमेंट के ऊपर ट्रस्ट रखा है कि हाँ, अगर हम काम अच्छे से करेंगे, मिशन पूरा कर देंगे तो हमारी सैलरी बढ़ेगी। तो एक तो क्या है इसमें 2 वैल्यूज़ क्या है, एक तो ट्रस्ट, नंबर 1 इज़ ट्रस्ट, एक तो विश्वास है वर्कर्स का मैनेजमेंट के ऊपर। और नंबर 2 क्या है, मैनेजमेंट ने भी क्या करा है, अपना वादे को पूरा किया है। तो मैनेजमेंट भी चाहती है कि सभी का डेवलपमेंट हो, जिसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
दोनों ने अपने वादे को पूरा किया है, तो ये होता है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, अब इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, अब इसका आंसर देखते हैं क्या होगा कि इन्होंने कौन सा जो प्रिंसिपल है वो फॉलो किया है। तो इनका जो प्रिंसिपल फॉलो होगा, साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर क्या है, बिल्कुल ही प्रॉपर क्या है हमारा, डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन फॉलो हो रहा है बिल्कुल अच्छी तरीके से। डिसिप्लिन इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो हो रहा है, क्योंकि वर्कर्स ने भी कोई स्ट्राइक नहीं दी है, मैनेजमेंट ने भी कोई धोखेबाजी नहीं की है। वरना वर्कर्स स्ट्राइक कर सकते थे कि हमसे आप एडिशनल वर्क करवा रहे हो तो हमें अच्छी पेमेंट दो, ओवर टाइम दो। बट जो वर्कर्स थे वो भी डिसिप्लिन थे, उन्होंने भी इस बात को माना, और मैनेजमेंट ने भी अपने मिशन को पूरा होने के बाद उनकी वेजेस जो थी वो इंक्रीज़ कर दी। तो यहाँ पर पूरा प्रॉपर डिसिप्लिन यहाँ पर फॉलो हो रहा है। इनके जो आंसर्स है वो एज़ यूजुअली मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ इसकी दे दूंगा, तो आप वहाँ से इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 15, ABC लिमिटेड इज़ एंगेज इन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम डोमेस्टिक गार्बेज। There is almost equal division of work. There is almost equal division of work and responsibilities between workers and management. This is very important line. There is almost equal division of work and responsibilities between workers and management. जो मैनेजमेंट है और जो वर्कर्स है उनका जो डिवीज़न ऑफ वर्क है वो बिल्कुल इक्वल है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उनकी इक्वल है। यानी कि यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है मैनेजमेंट में और वर्कर्स के बीच में। ठीक है, द मैनेजमेंट इवन टेक्स वर्कर्स इनटू कॉन्फिडेंस बिफोर टेकिंग इम्पोर्टेंट डिसीज़न। जब भी मैनेजमेंट कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीज़न लेते हैं तो वो अपने वर्कर्स को किस में लेते हैं, कॉन्फिडेंस में लेते हैं कि हाँ ये हम सब के लिए अच्छा डिसीज़न होगा, तो वर्कर्स भी उसको एग्री कर जाते हैं। ऑल द वर्कर्स आर सेटिस्फाइड एज द बिहेवियर ऑफ द मैनेजमेंट इज़ वेरी गुड। सभी के सभी जो वर्कर है वो अपने मैनेजमेंट के बिहेवियर से बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड है। तो यहाँ पर क्या है, जब भी कोई नया वर्क होता है, कोई भी नई पॉलिसी बनती है, कुछ भी कंपनी नया करना चाहती है, तो वो अपने वर्कर्स को कंसिडरेशन में लेती है, उनसे वो बात करती है और उनको कॉन्फिडेंस में भी ले लेती है। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, डिवीज़न ऑफ वर्क भी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी यहाँ पर इक्वल है। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर सभी के सभी जो वर्कर्स है और जो मैनेजमेंट है वो क्या कर रही है, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर रही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर है, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिस्क्राइब्ड इन द अबव पैराग्राफ। कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पर फॉलो हो रहा है, साफ साफ पता लग गया कि कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है यहाँ पर, कोऑपरेशन। कोऑपरेट कर रहे हैं सभी के सभी एक दूसरे को। ठीक है, कोऑपरेशन यहाँ पर फॉलो हो रहा है। इसको थोड़ा सा मैं ठीक से लिख देता हूँ। ठीक है, इतना लिख दिया मैंने, कोऑपरेशन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, आइडेंटिफाई एनी टू वैल्यूज़ विच द कंपनी वांट्स टू कम्युनिकेट टू सोसाइटी। वही बात है कि कंपनी जो है सोसाइटी को कौन से टू वैल्यूज़ को जो है कम्युनिकेट करना चाहती है। तो जब भी कोई नया डिसीजन लेना होता है, कोई भी नई पॉलिसी देखनी होती है, तो कंपनी क्या करती है, अपने वर्कर्स को इंक्लूड करती है अपने डिसीजन लेने के लिए। यानी कि वर्कर्स को भी पार्टिसिपेशन करने का मौका वो देती है। तो पहली वैल्यू क्या आ जाती है इसमें, नंबर 1 इज़ पार्टिसिपेशन। ये जब आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे तब आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आएंगे कि इनका आंसर देने के लिए आपको क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, जब भी आप इनके आंसर दे पाएंगे। और बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं, ईजी लैंग्वेज में भी लिखे होते हैं, कोई बहुत ही ऐसी इंग्लिश भी नहीं लिखी आती कि आपको समझ में ना आए। ऐसे कोई नॉर्मल इंग्लिश होती है, आपको समझ में आ जाती है। और सेकंड क्या होता है कि इक्वल जो डिवीज़न ऑफ वर्क है वो बिल्कुल इक्वल है मैनेजमेंट में और वर्कर्स में। यानी कि मैनेजमेंट क्या चाहती है कि सभी का डेवलपमेंट हो। यानी कि इसमें भी क्या हो जाएगा, सेकंड वैल्यू आ जाएगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, सभी का
डेवलपमेंट होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 16, द प्रिंसिपल ऑफ टेलर एंड फॉयल आर म्यूचुअली complementary. One believed that management should share the gains with the workers while the other suggested principle of Taylor and Fayol are mutually complementary. One believed that management should share the gains with the workers. जिसमें से एक मानता था कि मैनेजमेंट को अपने वर्कर्स, जो भी मैनेजमेंट अर्निंग है उसकी, वो जो गेन कर रही है वो अपने वर्कर्स को शेयर करना चाहिए. वाइल द अदर सजेस्टेड दैट एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन शुड डिपेंड ऑन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी. कि वर्कर्स को कितनी सैलरी मिलनी चाहिए वो कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड होता है. तो यहाँ पर बोला है कि एंड शुड गिव देम ए रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. आइडेंटिफाइड एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ फायोल एंड टेलर रिफर्ड इन द पैराग्राफ. इसमें कौन कौन से प्रिंसिपल इसमें फॉलो हो रहा है. काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये. कि एक का मानना है कि जो कंपनी को गेन हो रहा है वो अपने वर्कर्स के बीच में उनको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए. और सेकंड जो इसमें सजेशन था वो ये था कि जो भी कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग ही वर्कर्स को कंपनसेशन दी जानी चाहिए ताकि वो एक अच्छी लाइफ को जिए. तो इसमें कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है ये मैं आपको सिर्फ प्रिंसिपल बता रहा हूँ. इसके जो थ्योरी है वो आपको अपने आप लिखनी है. बाकी आंसर तो मैं दे दूँगा, उसमें से आप मैच कर लेना. ठीक है, इजी क्वेश्चन है इसलिए मैं इस पर ज़्यादा वो नहीं, सिर्फ आपको हेडिंग बता रहा हूँ. पर इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, आया हुआ क्वेश्चन है CBSE में. तो कौन सा प्रिंसिपल इसमें फॉलो होएगा. इसमें आपके टू प्रिंसिपल फॉलो हो रहे हैं. एक तो हो रहा है आपका रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. और जो सेकंड प्रिंसिपल इसमें फॉलो होएगा, ये फर्स्ट प्रिंसिपल इसमें फॉलो हो रहा है और सेकंड प्रिंसिपल इसमें फॉलो हो रहा है हार्मनी, जो पहले भी हमने पढ़ा है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. इसको हमने पहले डिस्कस कर लिया है क्वेश्चन में. तो अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि हार्मनी का मतलब क्या है, डिस्कॉर्ड का मतलब क्या है. हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. तो इसमें ये टू प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय एंड हार्मनी ऑफ डिस्कॉर्ड. तो इसको आपको अपने आप देखना है. ठीक है, ये मैंने आपको प्रिंसिपल बता दिए. इजी क्वेश्चन है. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें. क्वेश्चन नंबर 17, द प्रिंसिपल ऑफ टेलर एंड फॉयल आर म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री. क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है, थोड़ा सा इसमें चेंज किया है. वन बिलीव दैट मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट्स ईयर टू कंस्ट्रक्टिव सजेशन मेड बाय द एम्प्लॉय. पहले का जो मानना था वो ये था कि मैनेजमेंट को अपने शुड नॉट क्लोज इट्स ईयर टू कंस्ट्रक्टिव सजेशन मेड बाय द एम्प्लॉयज़. के मैनेजमेंट को अपने कानों को बंद नहीं करना चाहिए जो भी एम्प्लॉय उनको अच्छे सजेशन देता है. वाइल द अदर सजेस्टेड दैट ए गुड कंपनी शुड हैव एन एम्प्लॉय सजेशन. दूसरे का मानना था कि एक अच्छी कंपनी शुड हैव एन एम्प्लॉय सजेशन वेयर सजेशंस विच रिजल्ट इन सब्सटेंशियल टाइम और रिडक्शन शुड बी रिवॉर्डेड. अगर एम्प्लॉय ने जो सजेशन दिया है उस सजेशन से अगर हमारी कंपनी की कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, तो हमें अपने एम्प्लॉय को रिवॉर्ड भी देना चाहिए. तो इसमें आपसे पूछा है कि आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ टेलर एंड फॉयल रिफर्ड इन द पैराग्राफ. कि इसमें कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है. तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आया हुआ क्वेश्चन है. तो इसमें कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है. सबसे पहले तो इन्होंने क्या करा है कि अपने वर्कर्स मैनेजमेंट को अगर सजेशन दे रहे हैं तो वो क्या है, इनिशिएटिव का, यानी कि इनिशिएटिव वो ले रहे हैं. इनिशिएटिव का मीनिंग क्या होता है. इनिशिएटिव को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो. इनिशिएटिव का मतलब होता है मोटिवेशन, यानी कि सेल्फ मोटिवेशन. इनिशिएटिव मीन्स सेल्फ मोटिवेशन. जैसे कि कोई वर्कर है, किसी वर्कर ने कोई सजेशन दिया जो कि उस वर्कर ने अपने हिसाब से तो अच्छा सजेशन दिया, बट आप कंपनी के मैनेजमेंट के हिसाब से वो जो सजेशन है आपको वो नहीं मानना है, आपने उसके सजेशन को नहीं अलाउ किया. बट ऐसा नहीं होगा कि आपने उसको बुरा भला कह दिया कि यार तू बहुत ही ज़्यादा बेकार सजेशन देता है, क्या उल्टे सीधे सजेशन लेकर आता है. ऐसे थोड़ी ना होता है, थोड़ा ढंग से काम किया करो ये वो.
तो ऐसा नहीं करना है आपको। उसने जो सजेशन दिया है, चाहे वो उसका सजेशन अच्छा हो चाहे उसका सजेशन बेकार हो, है ना, आपको हमेशा उसके सजेशन को इनिशिएटिव करना है, यानी कि मोटिवेट उसको करते रहना है कि चल कोई बात नहीं, अच्छा सजेशन दिया था आपने, पर हम इस वजह से सजेशन को मान नहीं सकते, तो उसको भी अच्छा लगेगा और वो भी अपने सजेशंस को अच्छी तरीके से दे सकता है। ठीक है। तो एक तो प्रिंसिपल इसमें ये फॉलो हो रहा है, और सेकंड इसमें जो प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है वो हो रहा है आपका कोऑपरेशन का। सेकंड जो इसमें प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है वो हो रहा है इसमें कोऑपरेशन का। को कोऑपरेशन का इसमें प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है। कोऑपरेशन, कोऑपरेशन एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म कि कोऑपरेशन हो रहा है। कोई भी ये नहीं चाहता कि हमारी जो कंपनी है, हमारी कंपनी में हम क्या करें कि अकेले ही कोई भी डिसीजन लेने, है ना, यानी कि सबको बैठा के सबसे बात करके उसके बाद ही डिसीजन लिया जाएगा। कोई इंसान, कोई भी मैनेजमेंट अकेले कोई भी डिसीजन नहीं लेगा, वर्कर्स को इंक्लूड करके ही, सबको बैठा के सबसे बात करने के बाद ही वो डिसीजन ले रहा है ना। क्योंकि उनके सजेशन वो सुन रहा है, सजेशन सुनने के बाद अगर वो अपनी पॉलिसी कुछ चेंज करता है या कंपनी में कुछ प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे डिक्रीज़ करनी है उसको फॉलो करता है, तो इसका मतलब क्या है कि उनको कोऑपरेट किया गया है। और अकेले अपने फ़ायदे के लिए, मैनेजमेंट चाहती तो अपने फ़ायदे के लिए कुछ ना कुछ तो कर ही लेती है, पर उसने सभी को इंक्लूड करके, वर्कर्स के सजेशन को सुन के, पॉलिसी को, कोई भी नई पॉलिसी है उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट किया है। तो ये क्या है, कोऑपरेशन एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म। ओके। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 18, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। Nikita and Salman completed their MBA and started working in a multinational company at the same level. Nikita and Salman, यहाँ पर आप लोग इसके नेम पर भी ध्यान देना। Nikita and Salman completed their MBA and started working in a multinational company at same level, same level। ठीक है, सेम लेवल पर उन्होंने वर्क करना स्टार्ट किया है। बोथ ऑफ देम वर्कड हार्ड एंड वर हैप्पी विद देयर एम्प्लॉय। दोनों के दोनों अच्छा काम कर रहे थे और अपने एम्प्लॉय से काफ़ी ज़्यादा खुश थे। सलमान हैड द हैबिट ऑफ बैक बाइटिंग एंड रॉन्ग रिपोर्टिंग अबाउट हिज कलीग्स टू इम्प्रेस हिज बॉस। बट जो सलमान था उसकी आदत क्या थी, बैक बाइटिंग करना। बैक बाइटिंग का मतलब क्या है कि अपने ही कलीग्स की चुगलियाँ करना, कि वो सर आपके बारे में ऐसे बोलता है, वो एम्प्लॉय आपके बारे में ऐसे बोलता है। अपने बॉस को इम्प्रेस करना कि दूसरे लोग तो आपके बारे में गलत बोलते हैं, मैं ही आपके बारे में सही बोलता हूँ। ऑल द ऑल द एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन न्यू अबाउट इट। और उसकी ये जो आदत थी, इस आदत से एम्प्लॉय के सभी, ऑर्गेनाइजेशन के सभी एम्प्लॉयज़ अच्छी तरीके से उसको जानते थे कि इसकी आदत बैक बाइटिंग की है, ताकि वो अपने बॉस को इम्प्रेस कर सके। एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल द परफॉर्मेंस ऑफ निकिता वाज जस्ट टू बी बेटर देन सलमान। जब परफॉर्मेंस अप्रेजल हुआ, परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है कि जब भी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ प्रोजेक्ट बनाने के लिए देती है, उनको कुछ भी प्रोजेक्ट के बाद अपने परफॉर्मेंस को, अपने प्रोजेक्ट को परफॉर्म करना होता है, तो उसके बाद जिसका प्रोजेक्ट अच्छा होता है उसको परफॉर्मेंस अप्रेजल दिया जाता है। द परफॉर्मेंस ऑफ निकिता, पर जो परफॉर्मेंस था, परफॉर्मेंस अप्रेजल था, वो निकिता का बेटर था सलमान से। निकिता ने अच्छा प्रोजेक्ट बनाया था, परफॉर्मेंस अप्रेजल उसका अच्छा था सलमान से। इवन देयर बॉस मोहम्मद शारिफ इनका बॉस का नेम है, डिसाइडेड टू प्रमोट सलमान। अब देखो यहाँ पर निकिता ने सलमान से अच्छा वर्क किया है, बट उसके बाद भी जो बॉस था उसने किसको प्रमोट कर दिया, सलमान को प्रमोट कर दिया। क्या बात बोल के, स्टेटिंग दैट बीइंग ए फीमेल निकिता वुड नॉट एबल टू हैंडल द कॉम्प्लिकेशन ऑफ ए हायर पोस्ट। उसने ये, अब जैसे कि एम्प्लॉय पूछेंगे, एम्प्लॉय के दिमाग में ये बात आती है कि भाई निकिता ने अच्छा काम किया है सलमान से, बट बॉस ने सलमान को ही क्यों प्रमोट किया है। तो उसने, जो बॉस था, उन्होंने ये बात बोली है कि ऐसा है, जो निकिता है वो एक फ़ीमेल है, और अगर हम फीमेल को हायर पोस्ट पर प्रमोट करते हैं तो निकिता उस पोस्ट की जो कॉम्प्लिकेशन है, उस पोस्ट का जो बोझ है उसको सहन नहीं कर पाएगी, इसलिए हम सलमान को प्रमोट करेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच वाज नॉट फॉलोड बाय दिस।
मल्टीनेशनल कंपनी विच वॉज नॉट फॉलोड बाय दिस। एक बार मैं क्वेश्चन की समरी दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसमें निकिता और सलमान वर्क कर रहे हैं सेम लेवल पर, उन्होंने अपनी एमबीए कंप्लीट करी थी। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के टाइम पर जो सलमान था, उसकी आदत थी बैक बाइटिंग करने की, अपने बॉस को इम्प्रेस करने की। जब परफॉर्मेंस अप्रेजल हुआ तो निकिता ने सलमान से अच्छा प्रोजेक्ट बनाया था, उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल अच्छा था, बट बॉस ने सलमान को प्रमोट कर दिया ये बोलते हुए कि निकिता एक फ़ीमेल है और फीमेल हायर पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होगी, वो उस कॉम्प्लिकेशंस को, पोस्ट की कॉम्प्लिकेशंस को हैंडल नहीं कर पाएगी क्योंकि वो एक फ़ीमेल है। तो यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल कंपनी ने फॉलो नहीं किया है। अब देखो यहाँ पर क्या है, मेल और फीमेल के बीच में डिस्क्रिमिनेशन हो गया कि वो मेल है वो फीमेल है ना। तो यहाँ पर कंपनी ने कौन सा प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया है, तो ये आपका अच्छी तरह से पता है आपको कि कौन सा ये प्रिंसिपल होगा। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, इक्विटी का मतलब होता है समानता, कि मेल और फीमेल को समान इक्वल तौर पे जो है प्रमोट करना। कि उसने बोला है कि ये फीमेल है वो मेल है इसलिए हम प्रमोट कर रहे हैं, तो कंपनी ने यहाँ पर इक्विटी को फॉलो नहीं किया है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को यहाँ पर फॉलो नहीं किया है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि कौन सा इन्होंने फॉलो नहीं किया है। सेकंड में बोलता है आइडेंटिफाई द वैल्यूज विच आर बीइंग इग्नोर्ड कोटिंग द लाइन्स फ्रॉम द अबव पैराग्राफ। अब देखो यहाँ पर पैराग्राफ में ये जो लाइन इन्होंने कोट करी है, जो सलमान ने कोट करी है लाइन, इसमें कौन कौन सी चीज़ें इग्नोर हुई है आपको वो बतानी है। तो सलमान ने देखो क्या किया है, सॉरी सलमान ने नहीं, उसके जो बॉस है मोहम्मद शारिफ ने क्या क्या चीज़ को फॉलो नहीं किया है। देखो एक तो उस जो बॉस था मल्टीनेशनल कंपनी का, वो एक तो अपने वर्क के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए क्या नहीं था, ऑनेस्ट नहीं था बिल्कुल भी। एक तो जो बॉस है वो बिल्कुल भी ऑनेस्ट नहीं है, ठीक है। एक तो बॉस ऑनेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसने क्या किया है, जो सलमान था वो अपने कलीग्स की बातें बॉस को बताता था, तो उसने सोचा कि हायर पोस्ट पे जाऊंगा तो अभी भी मुझे बातें तो बताएगा वो, तो इसलिए क्या है वो अपने काम के लिए एक तो ऑनेस्ट नहीं था, और दूसरा जस्टिस उसने अपने एम्प्लॉयज़ के साथ न्याय नहीं किया, ठीक है। ये उसने अपने एम्प्लॉयज़ के साथ न्याय नहीं किया, जस्टिस नहीं करी, क्योंकि परफॉर्मेंस अप्रेजल के टाइम पर निकिता का प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल ज़्यादा बेटर था सलमान से, उसके बावजूद भी उसने सलमान को प्रमोट करने की डिसाइड करी। क्यों? क्योंकि उसने ऑनेस्टी को फॉलो नहीं किया, इक्विटी को फॉलो नहीं किया, और जस्टिस तो बिल्कुल भी फॉलो नहीं करी। तो ये आपसे पूछा था क्वेश्चन में, तो इजी क्वेश्चन था ये, तो बस थोड़ा सा लॉन्ग हो जाते हैं, आपको क्वेश्चन की सेंस को समझना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 19, Hina and Harish are typists in a company having the same education qualifications. Hina and Harish are typists in a company having the same education qualification. हीना एक और हारिश एक कंपनी में टाइपिस्ट है, उनकी क्वालिफिकेशन भी सेम है। हीना गेट्स 3000 पर मंथ, हीना को जो है 3000 पर मंथ मिल रहे हैं, एंड हारिश गेट्स 4000 पर मंथ। अब देखो जब दोनों की एजुकेशन यहाँ पर सेम है, दोनों की एजुकेशन यहाँ पर बोली है कि दोनों की एजुकेशन क्या है जी, बिल्कुल सेम है, और हीना को मिल रहा है 3000 रुपीज़ और हारिश को मिल रहा है 4000 रुपीज़, और उनके जो वर्किंग आवर्स है वो भी सेम है, सेम वर्किंग आवर्स। ऐसा नहीं है कि हीना ज़्यादा काम कर रही है। विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज़ बीइंग वायलेटेड इन दिस केस। तो इस केस में आपका, इस पैराग्राफ में आपका कौन सा प्रिंसिपल फॉलो नहीं हुआ है। नेम एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल, आपको प्रिंसिपल को एक्सप्लेन भी करना है और उसका नाम भी बताना है। आया हुआ क्वेश्चन है ये, CBSE दिल्ली 2006। तो देखो सेम एजुकेशन है, वर्किंग आवर्स भी सेम है, सैलरी में 1000 का डिफरेंस है, तो इसमें कौन सा प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा है। तो कौन सा प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा है, साफ साफ पता लग रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इसमें भी फॉलो नहीं हुआ है। हीना को क्यों आप ज़्यादा सैलरी दे रहे हो, है ना, हारिश को क्यों आप ज़्यादा सैलरी दे रहे हो, हीना फीमेल है इसलिए आप सैलरी उसको कम दे रहे हो, है ना, या फिर कुछ और बात हो सकती है। यहाँ पर साफ साफ पता लग रहा है कि हीना एंड हारिश है, तो फीमेल और मेल का यहाँ पर
जो है पता लग रहा है कि मेल और फीमेल की वजह से यहाँ पर सैलरी में डिफरेंस है। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी फॉलो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हुआ, है ना, क्योंकि जब सेम एजुकेशन है, सेम वर्किंग आवर्स है, तो सैलरी भी तो सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी यहाँ पर नहीं हुआ। तो मैंने आपको इसका प्रिंसिपल का नेम बता दिया है, एक्सप्लेनेशन तो आप खुद ही दे सकते हैं, बाकी मैं आंसर इसमें पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर आप जाकर डाउनलोड कर लेना और सारे के सारे एक्सप्लेनेशन आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। सो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर नंबर 2 था, यहाँ पर हमारी सारी की सारी इसकी इम्पोर्टेंट केस स्टडीज़ इसमें ख़त्म हो चुकी है। बाकी इसके अगर कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि और इम्पोर्टेंट होते हैं, एडिशनल कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो मैं ले आऊँगा, वरना फिर हम चैप्टर नंबर 3 की जो केस स्टडीज़ है उसको एक्सप्लेन करना हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास में।